मतलब जेल के अंदर उसकी मृत्यु हुई। जब मेरे को इस बात का पता, इसका पता लगा तो मैं अचंभित थी कि मैं रोऊं या मैं खुश हूं कि मैंने उसी दिन 15 तारीख को उस लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद मैंने उस लड़की की हत्या कर दी और उस लड़की का जो शव है वो आज भी फैक्ट्री के अंदर है। के बोरे होते वो उसके नीचे उस लड़की को मार के उसके नीचे उस लड़की को दबा रखा था। वहां पे खून के धब्बे भी थे और उस लड़की का जो शरीर हो बिल्कुल कंकाल बना हुआ था। और ये मानो कि उसको इस तरीके से उसके मुंह पे ईंटों से उस लड़की का मुंह फोड़ रखा था, क्योंकि उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया जबरदस्ती। लेकिन उसमें हमें खुशी भी है कि जो न्याय कानून शायद देता या ना देता, लेकिन भगवान ने न्याय दिया। जी मेरी क्यों सुनवाई नहीं करी जाती थी, हमने धक्का खाए, हम आज हम जानते। देख लो भाई, एक माँ अपनी बेटी को लेकर के अभी भी देखो रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि एक मामला झूठा था। एक महिला ने एक व्यक्ति के ऊपर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद पुलिस की टीम उसके घर कूद गई। 15 पुलिस वाले जाके, जैसे उसने झूठा ही आरोप लगाया था, 15 व्यक्ति जाके उसकी दीवार कूद के उसके घर में घुस गए। तो वो जो डेड बॉडी है उसको वो खुर्द फुर्द कर देता, क्योंकि वो माल उसका पड़ा था। वो अपने माल को कैसे भी उठा के ले जाता, उस बच्ची की डेड बॉडी को ले जाता और कहीं भी जाके आग लगा देता। शायद इस बच्ची की डेड बॉडी भी नहीं मिलती। स्त्रियों के लिए काम करती, मैं उन महिलाओं के लिए काम नहीं करती जो महिलाएं पुरुषों को ब्लैकमेल करती हैं। और आपको एक बात और बताने, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, वो उस महिला को मैं महिला नहीं मानती जो महिला अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही। कानून से पहले 15 साल की मासूम बेटी को भगवान ने दे दिया न्याय। जी हाँ, 15 साल की मासूम बेटी के साथ दरिंदगी यानी कि बलात्कार करने वाले आरोपी की कल पानीपत जेल में मौत हो गई है। साथियों, फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है। फिलहाल सविता आर्य जो सामाजिक कार्यकर्ता है, बड़ी बहन हमारे साथ मौजूद है इस पूरे केस के बारे में, क्योंकि 2023 के अंदर 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप करके उसको मौत दे दी जाती है, जिस आरोपी की कल मौत हो गई है जेल के अंदर। फिलहाल सबसे पहले तो बहन जी ग्राउंड में स्वागत आपका। राम राम। राम राम भाई, कैसे हैं बहन जी? बिल्कुल बढ़िया। समाज के अंदर चल क्या रहा है कि 15 साल की मासूम बेटी के साथ रेप कर दिया जाता है, फिर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। कल उस राक्षस की, उस हैवान की जेल के अंदर मौत हो गई है। और हमने टाइटल भी दिया कि कानून से पहले परमपिता परमात्मा ने उस मासूम बेटी को, उस परिवार को और आप जैसी बहनें जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं सबको न्याय दे दिया। बिल्कुल भाई जी, आपको पता है कि ये मामला था 2023 का सितंबर का जी। 15 सितंबर 2023 को ये लड़की जो है घर से लापता हो जाती है। यानी कि ये एक फैक्ट्री में काम करने के लिए अपनी माँ के साथ जाती है और जब लंच में वो बेटी घर वापस नहीं आती तो उसके बाद उनको लगा कि भाई हो सकता है कि शाम को आ जाएगी। शाम को जब वो वापस नहीं आई तो उसके परिवार ने जो लड़की को ढूंढने लगे तो यही दोषी जो था, कुलदीप नाम का जो व्यक्ति था, 15 साल की जो मासूम बेटी अपनी माँ के साथ अक्सर फैक्ट्री जाती थी। नहीं, 2-3 दिन हुए, 2-3 दिन ही गई थी। हाँ, तो लंच टाइम में वो वापस आती थी, लेकिन उस दिन नहीं आई वो घर पे लंच टाइम नहीं। वो क्या था कि उसके बाद जब वो शाम को वापस, ज्यादा क्या हुआ, जब वो शाम को वापस नहीं आई तो परिवार ने लगा कि भाई टाइम हो गया, वो क्यों नहीं आई। 2 दिन से ही गई थी वो। और वो जो कुलदीप था वो वहां पर ठेकेदार था। तो वही लड़की क्यों नहीं आई वापिस, तो वो वहां पे देखने के लिए गए तो वो उसको गेट पे मिला, उस परिवार को। कुलदीप वही जिसकी जेल में मौत हुई है। हाँ, वो गेट पे मिला। वो ठेकेदार था वहाँ जो फैक्ट्री में, और उसने उसको ये बोला कि मतलब वो लड़की, आप उन्होंने पूछा भी हमारी लड़की जो, क्योंकि ठेकेदार था वो, उसकी वो ठेकेदारी लगाते वहाँ इसमें फैक्ट्री में, भाई हमारी लड़की कहाँ गई। तो उसने कहा कि आपकी लड़की तो किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के चली गई। उसको मतलब गुमराह कर दिया परिवार को। लेकिन उस परिवार ने क्या किया कि वो बोले कि हमारी बेटी की चप्पल तो यही है, बेटी कहाँ गई। उनकी गेट पे चप्पल भी निकली मिली लड़की की। तो उस परिवार ने अपने ही आधार पे, उस फैक्ट्री में सीसीटीवी नहीं थे, कैमरे नहीं थे, सामने वाली फैक्ट्री में कैमरे थे, और उसने क्या किया कि कैमरे चेक किए तो उनको लगा कि भाई हमारी बेटी फैक्ट्री के अंदर तो गई है लेकिन फैक्ट्री से बाहर नहीं आई। इसका मतलब हमारी लड़की गई कहाँ। तो वो कहते रहे, उसको कह रहे कि भाई वो तो कहीं किसी के साथ भागी, क्योंकि पानीपत में एक बहुत, आपको पता, आपने पीछे खबर भी करी थी कि बहुत सी लड़कियां जो है घर छोड़ के किसी न किसी के साथ जा रही हैं। 12 साल की, 14 साल की, 15 साल की, या
शादीशुदा भी, आंकड़ा आपको पता हजारों का है। बिल्कुल। तो पुलिस को भी ये लगा था कि भी हो सकता है कि वो लड़की सच में ही किसी के साथ ना चली गई हो। बिल्कुल। लेकिन पुलिस की मैं गलती बताऊंगी, पुलिस की गलती ये थी कि जब वो सीसीटीवी फुटेज परिवार के पास था कि भाई लड़की अंदर तो गई है लेकिन बाहर नहीं आई, तो उन्होंने पूरी फैक्ट्री को चेक करना चाहिए था कि भाई लड़की गई कहाँ। ये मामला 15 सितंबर का है। 15 को उन्होंने पूरा दिन ढूंढा उसको, अपने वो करे। उसके बाद 16 तारीख को उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया, गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हो गया, और वो अपने आधार पे ही अपनी लड़की को ढूंढते रहे। बिल्कुल। 27 सितंबर 2023 को पानीपत में एक मामला हुआ था। 20 सितंबर को गैंगरेप, डेरे के ऊपर 3 महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ था, और उस दिन जो है महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी आई थी। उसे अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने एक बात कही है कि जो बेटी सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रही है, फैक्ट्री के अंदर जा रही है, लेकिन बाहर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या उसके बावजूद भी, देखो भाई, ये बहुत बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर भी उठता है, उनकी कार्रवाई के ऊपर भी उठता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक नारा दिया जाता है सेवा, सुरक्षा व सहयोग का। देखिए, जब 15 साल की मासूम बेटी उस फैक्ट्री के अंदर जाती है और सीसीटीवी कैमरे में दिखाई भी दे रही है कि हमारी बेटी, यानी कि उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो पुलिस प्रशासन का न्याय के लिए दरवाजा खटखटाने लग रही है। लेकिन वो बेटी पुलिस प्रशासन के पास जब सीसीटीवी फुटेज भी है, उन परिवार वालों ने खुद जांच करके वो फुटेज निकाली, बावजूद उसके पुलिस प्रशासन ने जांच, यानी कि जब किसी की बेटी यदि इस प्रकार से गुमशुदा हो जाती है तो युद्ध स्तर के ऊपर जांच करनी चाहिए थी। पुलिस प्रशासन ने युद्ध स्तर पे जांच करनी, लेकिन वो नहीं की उस टाइम पर। उसके बाद जब मेरे को इस मामले का पता लगा था 27 सितंबर को, जब उस टाइम पे रेणु भाटिया जी आई हुई थी, हम डेरे वाले मामले, बिल्कुल बिल्कुल, हम डेरे वाले मामले में वहाँ गांव में डेरे पे गए थे मौके पे। और उसके बाद आने के बाद जब रेस्ट हाउस में थे तो ये परिवार वहाँ पे उनसे मिलने के लिए, अपनी गुहार लगाने के लिए परिवार वहाँ पे आया था। ठीक है। तो उस समय उन्होंने, रेणु जी ने उसकी बातों को सुना परिवार की, कि भाई एसपी साहब को आदेश दिए कि 15 साल की बच्ची है और इस तरीके से गुम हो रही है, तो भाई जब परिवार कह रहा है कि भाई हमारी बच्ची अंदर गई है तो इसको आप अपने लेवल पे देखो, और एसपी साहब को भी उन्होंने आदेश दिए थे। और मेरे को भी रेणु जी ने ये बोला था कि जैसे मेरी अच्छी मित्र भी है, और ये भी बोला था कि उनको पता है कि जैसे मैं बच्चियों के लिए काम करती हूँ, उन्होंने मुझे भी खुद बोला था कि भी आप अपने स्तर पे भी इस परिवार की मदद करो। ठीक है। तो हाँ, उस समय फिर मैंने मतलब उस परिवार से मिली थी, तो उस दिन मेरा नंबर उस परिवार ने ले लिया था। फिर वो क्या था कि हर रोज ही वो परिवार मुझे भी कॉल करता था कि मैडम एक बार आप आ जाओ और एक बार आप फैक्ट्री में हमारी बच्ची को तलाश करवा दो। लेकिन अजय जी, आपको पता है कि मैं थोड़ी दूसरे सिद्धांत की हूँ। वो मेरे को कॉल करते थे, मैं एसएचओ को कॉल करती थी या मैं आईओ को कॉल करती थी। एसएचओ मुझे संतुष्ट कर देता था, बहन जी हम जाके देख आए, वहाँ तो लड़की है नहीं और हम अपनी जांच कर रहे हैं, हमने कईयों को बुला लिया, कईयों को उठा लिया, लेकिन उनकी उसके पास कोई फ़ोन नहीं है। लड़की को फ़ोन रखती नहीं थी, लड़की कोई फ़ोन नहीं है, हम जाँच कर रहे हैं। ये मैंने कहा भाई जिस पे आरोप लगाया जा रहा है आप उस लड़के को बिठा लो, आप उससे पूछ लो। हमने उससे भी पूछ लिया, ये है। लेकिन वो परिवार फिर 2-3 दिन में फिर मेरे को कॉल कर देता कि मैडम जी प्लीज एक बार आप आ जाओ फैक्ट्री में। और अजय जी, मैं इस चीज से डरती हूँ कि भी अगर मैं किसी फैक्ट्री में परिवार के साथ जाऊंगी तो क्या पता फैक्ट्री वाला मेरे ऊपर कोई आरोप ना लगा दे, भाई हमारे ऊपर दबाव बनाने आ गई, हमारे ऊपर ये करने के लिए आ गई। और मैं मतलब इस वजह से वहां नहीं जा सकी। मैंने भी खुद 1-2 बार ऐसे को ये भी बोला, भाई आप उस जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप उसको थाने में बुला लो और मुझे भी बुला लो। लेकिन एसएचओ ने मुझे भी नहीं बुलाया कि भाई मेरे को बुलाते तो हो सकता है कि मैं उससे बात करती तो भी पता लग जाता। लेकिन फिर मैंने भी खुद एसपी साहब से रिक्वेस्ट करी, ये परिवार भी गृह मंत्री के पास भी गया, एसपी साहब के पास भी बार बार में ये परिवार जाता था। उसके बाद जब हम सब ने मिलके ये कोशिश करी कि भी ये केस सीआईए में दिया जाए, वो लगभग इतने 54 दिन हो गए थे। और 54 दिन के बाद ये केस एसपी पानीपत ने, अजीत सिंह शेखावत जी थे, उन्होंने इस केस को सीआईए 1 में दिया। दीपक जी है जो एसएचओ, उसके नेतृत्व में टीम गठित हुई। जिस व्यक्ति का नाम लिया था उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को उठाया। उठाने के बाद उससे सख्ती से जब पूछताछ की तो उस व्यक्ति ने उसी टाइम ये बता दिया कि मैंने उसी दिन 15 तारीख को उस लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद मैंने उस लड़की की हत्या कर दी और उस लड़की का जो शव है वो आज भी फैक्ट्री के अंदर है। अच्छा।
बिल्कुल, रात का टाइम था ये। रात को ही मेरे पास फ़ोन आ गया था पुलिस वालों का कि बहन जी उसकी डेड बॉडी लड़की की वहाँ पे मिली है। और रात को ही, क्योंकि वो SIT वो इस तरीके से कोई वो बनाई जाती है टीम, तभी वो वहाँ पे जाते हैं। तो जब उस टाइम पे फिर पुलिस वहाँ पे मौके पे गई और वहाँ पे उस लड़की को उसी फैक्ट्री के ऊपर छत पे एक कोई गोदाम बना हुआ था और गोदाम के अंदर बोरे थे, जैसे डस्ट के बोरे होते वो, उसके नीचे उस लड़की को मार के उसके नीचे उस लड़की को दबा रखा था। वहां पे खून के धब्बे भी थे और उस लड़की का जो शरीर हो बिल्कुल कंकाल बना हुआ था। और ये मानो कि उसको इस तरीके से उसके मुंह पे ईंटों से उस लड़की का मुंह फोड़ रखा था, क्योंकि उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया जबरदस्ती करने के बाद, हो सकता है लड़की ने बताया कि भी मैं घर जाके बताऊंगी या कुछ भी ऐसा। और बेचारी वो गई भी 2 दिन से, दूसरा तीसरा दिन ही था उसका फैक्ट्री। और मतलब उसके बाद उसको कि भी कभी ये घर जाके बता दे या कहीं कहीं जाके बता दे, तो उसकी हत्या कर दी। फिर उसका, क्योंकि उसकी ज़्यादा वो थी भाई कंडीशन, यहाँ उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये मैं लड़की की डेड बॉडी जो मिली थी, इसकी लड़की की डेड बॉडी मिली थी 9 नवंबर को। ठीक है, 9 नवंबर को मिली। उसके बाद इसको PGI खानपुर भेजा, वहाँ पे इसका पोस्टमार्टम हुआ। और अगले 11 तारीख को छोटी दिवाली थी जिस दिन, उस दिन उस लड़की का शव जो है वो पानीपत लेके आए। फिर उस परिवार ने भी, जब तक मतलब परिवार भी थोड़ा सा वो था कि डरा हुआ था, बाहर के थे भाई, कोई संभालने वाला नहीं था, उनका कोई यहाँ पे जान पहचान का नहीं था। और परिवार की वो हालत थी कि देखी न जाए। तो जो दोषी था वो लोकल था, वो बिहार का था? नहीं, वो उनके उनके जिले का ही था। क्योंकि वो फैक्ट्री में गई भी लड़की इसीलिए थी कि वो उनके गांव के नज़दीक का ही था, कि भाई वो माँ तो जाती थी फैक्ट्री, वो शायद आमने सामने वाली ही फैक्ट्रियों में थे कि भाई बच्ची है भाई पढ़ाई नहीं कर रही तो इसको भी फैक्ट्री में भेज दो। उन्होंने इस वजह से भेजा कि हमारे उधर का ही है। उसके बाद फिर जब उसके दाह संस्कार जब लड़की का हुआ, छोटी दिवाली की बात है, और मैं मौके पे गई थी शमशान में, क्योंकि जब इस टाइप के कोई मामले होते हैं तो परिवार को संभालना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका कोई नहीं होता। और वो परिवार मतलब मेरे जो मतलब उस माँ का दुख मैं नहीं देख सकती। और गले ला के जो परिवार रोया था, और मैंने ये कहा था कि भाई उसकी माँ की एक ही मांग थी, जब भी वो जाती थी तो रोती थी वो माँ हर जगह प्रशासन के पास, मेरी बेटी को ढूंढो, मेरी बेटी को ढूंढो, दोषी ये है, वो रुके मारती थी। और उस दिन भी उस माँ ने रोते हुए मेरे से एक ही बात कही थी कि मैडम, मतलब हमारा यहाँ कोई नहीं है और ना हमारे कोई रिश्तेदार, ना हमारा कोई जान पहचान का, और मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी बेटी की मौत हुई है, इस व्यक्ति की ऐसे ही मौत हो और इसको फांसी की सजा हो, जब जाके मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। परिवार से एक ही विनती करी थी कि निवेदन था कि जहाँ तक होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, लेकिन इसको फांसी की सज़ा करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं ये कहती हूँ कि उस परिवार से देख लो, सितंबर से लेके और आज तक उस परिवार से जुड़ी हुई हूँ। और अभी इसी पिछले महीने में उसने अपनी बेल लगाई थी हाई कोर्ट में। परिवार का फ़ोन आया मेरे पास कि बहन जी ऐसे ऐसे कुलदीप ने बेल लगाई थी जमानत के लिए। जमानत के लिए उसने हाई कोर्ट में बेल पहले यहाँ लगाई, कैंसिल होगी तो होनी ही थी। फिर उसने हाई कोर्ट में बेल लगाई। परिवार का फ़ोन आया मेरे पास, ऐसे ऐसे मैडम हमें कोई नहीं जानता हाई कोर्ट में, ना हमारे पास इतने पैसे हैं, ना मतलब ये है कि भी हम कहाँ जाएं, और हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, कभी ऐसा ना हो कि जमानत ले जाए। तो मैंने कहा कि आपने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जानकार हैं वकील हाई कोर्ट में। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, फ्री में उनका वकील करवाया। और उसके बाद उसकी वहाँ से ज़मानत अभी 17 मार्च को ही उनकी ज़मानत कैंसिल हुई है। फिर मुझे पता लगा, जैसे वकील ने मुझे बताया कि बहन जी उन्होंने बेल को उठाया नहीं है, वो शायद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये मेरे पास ये फाइल, ये पूरी फाइल है मेरे पास ये। हाँ, तो ये वकील, हाँ वकील, क्योंकि बेल कैंसिल होने के बाद वकील मुझे ये फाइल दे के चला गया था कि भाई ये शायद सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और 3 दिन पहले ही मेरी सुप्रीम कोर्ट में जो वकील है, जिन्हें निर्भया का केस लड़ा था, सीमा हत्याकांड मामला जो पूरे देश में वायरल हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीमा जी से मेरी बात हुई थी। हाँ, तो मैंने सीमा तक पूछा, मैं कहा बहन जी ऐसे ऐसे बात है, ये मामला बहुत गंभीर मामला है। और वैसे तो मेरा भतीजा भी है सुप्रीम कोर्ट में, मैं उसको भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपका नाम है और मैं चाहती हूँ कि भाई इस बच्ची को न्याय मिले। अगर वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत ले गया तो जो मारी वो है तो वो दिक्कत हो जाएगी, तो मानवता की हत्या हो जाएगी। बिल्कुल। फिर उसने मेरे को आश्वासन दिया था कि चंडीगढ़ हमने जाना था, तो उसने कहा था कि जब मैं पानीपत आऊँगी तो मैं आपसे ये फाइल ले लूँगी, और इसका अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो हम इसको वहाँ से भी जमानत नहीं होने देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन जब कल मुझे इस बात का पता लगा कि भाई उसकी वहाँ पे मौत होगी,
मतलब जेल के अंदर उसकी मृत्यु हुई। जब मेरे को इस बात का दोषी की। हाँ इसका पता लगा तो मैं अचंभित थी कि मैं रोऊं या मैं खुश हूँ। मतलब मैं समझ में मेरे को नहीं आ रहा था जब मेरे पास किसी का फोन आया वकील का कि बहन जी जो वो आरोपी था जिस केस में आप लगे हुए हो और उसकी मृत्यु होगी, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं रोऊं या मैं खुश हूँ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कहीं नियति और परमात्मा का फैसला था। मेरे को नहीं मेरे को ये था, मैंने फिर इस केस में जो इंस्पेक्टर थे जिन्होंने इसको गिरफ्तार किया था, मैंने उससे भी बात करी कि भाई मैं तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ भी तन्ने उस आरोपी को मतलब 12 घंटे के अंदर ही उस लड़की की डेड बॉडी मतलब ढूंढ दी जब उनके पास केस गया था। मैंने कहा कि भाई मैं आपका तो एहसान नहीं भूल सकती और आपने, क्योंकि इसमें फांसी होनी थी, फांसी से कम सजा नहीं थी। और अब ऐसे थे कि सबके बयान हो चुके थे, गवाहियाँ हो चुकी थी। 2 बाकी थी उनके गांव की, एक गांव के उसकी स्कूल के टीचर की क्योंकि जहाँ से उसका वो लिया था, और एक वहाँ के तहसीलदार की। बाकी यहाँ की सबकी गवाहियाँ हो चुकी थी और अब फैसला आना बाकी था। लेकिन जब ये पता लगा कि उसकी मृत्यु होगी तो लेकिन उसमें हमें खुशी भी है कि जो न्याय कानून शायद देता या ना देता, लेकिन भगवान ने न्याय दिया, उस चीज़ से थोड़ी संतुष्टि भी हुई। फिर मेरी कल उसकी माँ से बात हुई और जब मैंने उसको वो अपने घर गई हुई है, यहाँ पानीपत नहीं आपसे मिलवाती। और जब मैंने उससे फ़ोन पे बात की कि ऐसे ऐसे हुआ और मतलब वो भी रोने लगी और मैं भी रोने लगी कि देख लो भाई, मतलब हम चाहते थे कि भाई उसको फांसी की सज़ा होए और जल्द होए, अब तो फैसला आने वाला था। और हमने एक ये सोचना था कि भाई एक इतिहास बने, क्योंकि एक पहले भी एक उरलाना में एक बच्ची के साथ 12 साल की बच्ची को रेप करके 2 व्यक्तियों ने मारा था, उसमें भी फांसी की सज़ा हुई थी। हालांकि वो हाई कोर्ट में चला गया बाद में, लेकिन हमारे को ये था कि हमारे सामने उसको वो सजा, जिले का कुराड़ गांव था, उसमें भी फांसी हुई थी, उसमें भी फांसी की सजा। तो लेकिन इसमें भी फांसी होनी थी क्योंकि उसकी ऐसे निर्मम हत्या की थी कि एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी मतलब इस तरीके से उसका जो मुंह है उसके मुंह फोड़ रखा था लड़की का। जबाड़ा कह रहे थे इस साइड जा रहा, और मतलब पुलिस वाले भी ये कह रहे थे, जो CIA 1 वाले जो मेरी उनसे बात हुई थी कि बहन जी हमारे से वो चीज़ देखी नहीं गई। और एक बात उन्होंने ये भी कहा था कि आप अगर चले जाते ना तो जाते वो मिलती, क्योंकि जैसे उन्होंने जाके बोरा उठाया तो बोरे के नीचे वो थी। तो मेरे मन में दिल में ये चीज़ हुई थी कि भाई कहीं ना कहीं मैं अपने आप को दोषी मानती हूँ। अगर मैं उनके कहने से एक बार भी वहाँ चली जाती तो वो डेड बॉडी 54 दिन की बजाय 10 दिन में, जब मेरे पास 10 दिन के बाद तो आ जाएंगे थे, 10 दिन में वो डेड बॉडी मिली थी। उस परिवार को एक बात बोली थी कि भाई जब तक जहां तक लड़ाई, वो तो बेचारे वहां के UP बिहार के, उनको पता ही नहीं कि हाई कोर्ट कहाँ है, चंडीगढ़ कहाँ जाना है। लेकिन मैंने उस परिवार को, अब वो ये जमानत कैंसिल कराई है, वो गए नहीं वहाँ, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने वकालतनामा साइन करवा कर भिजवा दिया। मतलब ये एक बहुत बात बोली थी कि मैं चाहती थी कि इनके कहीं 5 रुपए भी ना खर्च हों। अगर ये कहीं 5 रुपए भी खर्च करेंगे तो वो आत्मा हमारी दुखेगी। उस परिवार से जब दाह संस्कार हुआ था ना, जब अग्नि का वो लगाने दी थी, जब उस परिवार को ये कहा था तेरी बेटी नहीं वो मेरी बेटी थी, और न्याय जहां तक लड़ना पड़ेगा वहां तक लड़ूंगी, न्याय दिलाऊंगी। बिल्कुल भाई। और आज भी उस परिवार ने, मैंने ये कहा था बातें मखा मेरे पास आके आते मिलना, और ऐसे एक केस नहीं है मेरे पास, और भी बहुत सारी बच्चियों के, जैसे 4 साल की बच्ची को मार के कुएं में फेंक दिया, या एक 4 साल की बच्ची को एक तांत्रिक ने मार दिया, वो केस है। मतलब और भी जो छोटी छोटी बच्चियों के, जो एक और उसमें मार दिए थे, एक बच्ची के साथ मतलब हत्या कर दी थी उसकी, एक और छोटी 4 साल की, जन्म देते ही माँ फेंक करके चली जाती है। उनके तो हम लड़ते ही हैं छोटी जो जन्म वो तो, लेकिन ये रेप वाले भी बहुत सी ऐसी बच्चियों के मामले हैं जो मतलब मेरे पास हैं, जिनके क्योंकि फ्री वकील होते हैं, इनका कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन जिसको नहीं पता होता, बेचारे उनको नहीं पता होता, वो प्राइवेट वकील कर लेते, लेकिन इनके सरकारी वकील होते हैं। कई प्राइवेट वकील भी अच्छे होते हैं, वो भी कहते हैं बहन जी आप इतना धर्म करते हो, हम भी चाहते हैं कि इनका केस लड़े। लड़ो भाई लड़ो, हम तो अच्छी बात है लड़ो। तो लेकिन मैं लेकिन उनका धन्यवाद परिवार से ज़्यादा मैं करती, मेरी परिवार को ये भी नहीं पता होगा कि कौन था वो जो वकील, उन्होंने तो साइन करके दे दिया, हमने वहाँ से करवा। लेकिन मेरे को ये था कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। और बहुत ऐसे केस है जिन बच्चियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी भाई हम तो ये कहते हैं कि किसी की बद्दुआ ना ले, हम दुआ ले रहे हैं भाई। वो परिवार, मैंने एक बात, उसकी माँ अगर मेरे सामने आज होती तो मेरे को पता है कि भाई, और वो बेचारी है ना इतनी है कि फोन पे चाहेंगे एक बार बात, हाँ मैं करवा सकती हूँ, करवा सकती, हम पूछ भी लेंगे एक बार। देखो भाई
सविता बहन को भी सैल्यूट दिल से। हजारों बहन बेटियों को न्याय दिलाने वाली बहन सविता आर्य लगातार न्याय दिलाने के लिए इस माँ के साथ, इस माँ बाप के साथ खड़ी थी। उस 15 साल की मासूम बेटी की बलात्कार करके निर्मम हत्या करने वाले कुलदीप की कल जेल के अंदर मौत हो गई है। यानी कि कानून से पहले ही भगवान यानी कि नियति ने अपना फैसला सुना दिया, और फैसला भी ऐसा कि नहीं तो उस आरोपी को, उस राक्षस को कोर्ट के जरिए फांसी की सजा होने वाली थी। लेकिन जो नियति ने, परमात्मा ने जो लिख रखा था, जिस प्रकार से बहन बताने लग रही है कि भाई एक बार तो ये मन में आके रोए या फिर हंसे, क्योंकि परमात्मा का जो फैसला था वो फैसला ही ऐसा था कि जिसका इंतजार इतने टाइम से कर रहे थे कि भाई उसको कोर्ट के माध्यम से सज़ा मिलेगी। अभी फ़ोन मिला रखा है वहाँ पर जो बेटी की माँ है, 15 साल की मासूम बेटी। 2023 का ऐसा मामला जिस मामले ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। एक बार फ़ोन मिला रखा है और खुद वो अपने ना गांव में गए हुए हैं, शादी थी कोई। जी जी, कोई नहीं बहन जी, आपने जो आपकी बातचीत हुई है आप एक बार बता दीजिएगा, रहने दीजिएगा एक बार। तरुण का आ जाएगा। जी जी, वो क्या था कि मेरी बात हुई थी, इसकी माँ ने भी यही बात बोली कि चलो कानून तो सज़ा देता जब देता, लेकिन भगवान ने सज़ा दी और मेरी बेटी की आत्मा को आज शांति मिली और मिलेगी। लेकिन मैं हर उस व्यक्ति को कहना चाहती हूँ जो ये छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ इस तरीके से दरिंदगी करते हैं और दरिंदगी करके और फिर उनको मार देते हैं अपनी पहचान छुपाने के लिए। और या वैसे भी अब तो ऐसे भी मामले आगे भाई, जैसे अब वहाँ रोहतक का मामला 10 साल की मासूम बेटी, 10 साल की मासूम बच्ची गर्भवती है। पानीपत में एक ऐसा मामला था, 11 साल की सुगा मुस्सा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सोगे मुस्सा नहीं, वो बच्ची 4-5 महीने की गर्भवती थी, पेट में दर्द हुआ तो पता लग गया मतलब परिवार को कि बच्ची, फिर बताया कि ऐसे ऐसे सोगा मुस्सा। बाप पिता में और मुस्सा में कोई फर्क नहीं होता। एक ही अभी ताज़ा ही मामला आया 2-4 दिन पहले का, एक फादर ने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इससे पहले भी एक पिता ने, एक 11-12 साल की लड़की थी, वो गर्भवती थी और बाद में उस बच्ची को तो ये भी नहीं पता था तेरे साथ हुआ क्या। और जब उसकी काउंसलिंग हुई तो काउंसलिंग में ये पता लगा कि भाई मतलब बच्ची से पूछा कि मेरे को तो पता ही नहीं क्या किसने क्या किया। जब उसकी काउंसलिंग करी तो उसने भी किसी ने इस तरीके से ही पूछा, बेटा किसी ने तेरे को छेड़ा हो या इस तरीके से कुछ हुआ हो कि मैं कैसे खुल के बताऊं। हाँ, तो हमने भी करी थी उसकी काउंसलिंग। तो उसने, बच्ची ने ही तब ये बताया था कि ऐसा कुछ बेटा आपके साथ ऐसा कुछ किसी ने किया, कि पापा ने किया। मतलब वो, क्योंकि बच्चे को पूछना वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कहाँ हमारा समाज जा रहा है। मन में फिर डर भी पैदा कर दिया जाता है, अभी तो बच्चे बोल नहीं पाते। क्योंकि बता क्या, वो लड़कियां ऐसे उनको डरा दी। बताओ ना कि घर में भी बच्चियां सेफ नहीं, बाहर तो कहाँ होंगी, घर में भी बच्चियां सेफ नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई जो भी मामले हैं बच्चियों के साथ जो ये दुष्कर्म करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गंदी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, गंदी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं, और वो ये चीज़ें करते हैं। क्योंकि जो सही प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, तो देखो हम तो, आप भी आर्य समाजियों में भी हूँ, हम तो ये कहते सबको अपनी बहन की तरह समझो, सबको अपनी बच्चियों को एक बेटी की तरह समझो। लेकिन आज मतलब जमाना ऐसा आ गया भाई अजय, खान पान ऐसा हो गया, वो मतलब नशेड़ी हैं, उनको पता नहीं, एक बच्ची को मार के और पहले मतलब ये दरिंदगी करके फिर उसको मार देते। वहाँ पे एक केस आया था यहाँ भट्टे का एक केस आया था, 6-7 साल की बच्ची, उसको मार के और उसकी बच्ची की हत्या हो गई थी। तो ये ऐसे बहुत से मामले हैं। बिल्कुल भाई, हम बताना चाहेंगे ऐसे जो आपराधिक जो मामले होते हैं उसको सरकार नहीं संस्कार रोक सकते हैं। जो रेप और बलात्कार जो केस हरियाणा और देश के अंदर लगातार बढ़ते जाने लग रहे हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर तंज कसते हैं। हालांकि प्रशासन की और शासन की जिम्मेदारी ये बनती है कि तुरंत ऐसे कोई भी मामले होते हैं तो उसमें तुरंत एक्शन में आना चाहिए और क्रिया की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। प्रशासन ने तुरंत एक्शन में आकर के कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हम हमेशा कहते हैं इस प्रकार के अपराध सरकार नहीं संस्कार रोक सकते हैं। आप सबको ज़रूरत है ब्रह्मचर्य की, आप सबको ज़रूरत है चरित्रवान होने की। हम आप सबको भी और हम सबको भी और हमारे समाज को भी उसी पद्धति के ऊपर चलने की जरूरत है जिस पद्धति के ऊपर हमारे बुजुर्ग चलते थे, जिन पद्धति के ऊपर चल करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र श्री कृष्णचंद्र जी ने इतिहास रचा था। बहन जी, जो आरोपी है
कुलदीप नाम का दोषी, हम तो उसको राक्षस ही कहेंगे क्योंकि ऐसा व्यक्ति मानव मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। जेल में कैसे उसकी मौत हुई है, कोई बीमारी या फिर खुद उसने सुसाइड किया है या कोई और मामला रहा अंदर? नहीं, डीएसपी साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने वहाँ पे भी पेट में दर्द का कारण है, बाकी पोस्टमार्टम उसका खानपुर होना है, उसके बाद पता लगेगा अटैक हुआ या पेट में दर्द हुआ के कारण। उस कारण का मुझे अभी नहीं पता लगा क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ अभी तक, उसका कारण का पता नहीं चला है मुझे। उसका फोन ही आ गया उस लड़के की माँ का। एक बार बातचीत कर लेते हैं भाई। जो जी, हेलो, कैसे हो? आवाज कर लो यहाँ से। ठीक है दीदी। अच्छा, मैं ये कह रही थी, मेरे पास है ना एक पत्रकार भाई आया हुआ है जो कल वो कुलदीप की मौत हो गई थी ना, मैंने आपको बताया था। हाँ, तो एक बार वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, एक बार बात कर लो आप। हाँ बहन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। बहन जी, आपकी बेटी को न्याय मिल गया है और कानून से पहले परमात्मा ने न्याय दे दिया। उस दोषी की मौत हो गई कल। अच्छा, हाँ हमको पता लगो दीदी से पता। जी, खुश है बहन जी? परमात्मा के फैसले से खुश है? हाँ, फैसला का हम तो कड़ी फांसी दी बहुत सर जी। बिल्कुल। हाँ, मेरे तो भगवान सुन ला, ये गरीब आदमी की ना हमने बहुत धक्का खाए, समझे? जी, मेरी क्यों सुनवाई नहीं करी, जैसे हमने धक्का खाए हम आज हम जानते। देख लो भाई, एक माँ अपनी बेटी को लेकर के अभी भी देखो रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि जो माँ अपनी बेटी का पालन पोषण करते और 15 साल की मासूम बेटी फूल जब इसके सामने से चला, उस दिन बहन जी आपके साथ ही बेटी फैक्ट्री में गई थी जिस दिन ये मामला हुआ था? हाँ, उस दिन मेरी बेटी गई ड्यूटी पर, लिंच में आई, लिंच से फिर नहीं आई, फिर अपनी बेटी को ढूंढ, हम गए अपनी बेटी के पास, मेरी बेटी नहीं मिली। जो कुंदी पर इसने छुट्टी कर दी सारी लेडीज बाजी को, हमें सक सारी कुंदी पर आई, जेही लगाओ तो जेही हटाओ तो पूरी सक हमें यही पर रही। चप्पल मेरी बेटी कंपनी में मिली, इसने जाए एक बार बोला तेरी लड़की नहीं ही आई, तो मैंने ये चप्पल में लड़की की कंपनी मिली, मैं लड़की कहाँ गई जाती मालूम भाई, आओ तो क्यों नहीं मालूम होता। कंपनी में घुसा थी मालूम भाई, हमने CCTV करा कम से कम 15-20 दिन चेक करा है, जाती मालूम भाई, आओ तो नहीं मालूम भाई, मेरी पूरी सब कुंदी पे पड़ रही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कितने बच्चे हैं बहन जी आप पे? मेरे 3 गुड़िया थी, 2 लल्लाई छोटे छोटे हैं, बच्चा मेरा सब छोटे छोटे, कोई मतलब कोई काम करे या नहीं, नहीं पर आसरा तो बेव रही नहीं। बिल्कुल, चलो कोई नहीं बहन जी, हिम्मत रखिए और परमात्मा का धन्यवाद करिए आप। और बहन जी ने स्वीतारिये ने सहायता की आपकी, जो ये बड़ी बहन है स्वीतारिये? हाँ, दीदी के पास मुड़ पर दद्दो जाए, हमने पाओ नहीं, दीदी हमारी सहायता करो, दीदी ने हमारे संग बहुत करी, हमारे संग, हाँ हम जान रहे हैं हमारी दीदी ने बहुत हमारा संग करी है। बिल्कुल। हाँ, दीदी ने कोई बात नहीं कि रोबो मत, गरीब गुनिया की हम सुनी। बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ, दीदी ने मेरी सहायता मेरी बहुत करी, मेरी अभी भी कर रही है। बिल्कुल, लो बहन जी एक बार कर लो, बात कर लो। ठीक है, आने के बाद एक बार ना मिलेंगे फिर, हैं आ जाना मेरे पास घर पे। हाँ मैं दीदी तुम्हारे लिए जरूर, तुमने भैया हमारे संग बहुत करी, अब क्या करे दीदी, अब सबको जो है पता है कि वो तो कोई बात कोई बात नहीं, मैंने तेरे से वादा किया था कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, लेकिन अब वो भगवान ने ही सुन ली। ठीक है, कोई नहीं, आने के बाद मिलते। मैंने तेरे को बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, बख्शूंगी नहीं, मैंने तेरे को 3 दिन पहले बता तो दिया था, कहीं तक जाएगा बख्शेंगे नहीं। ठीक है, हाँ आपने कही दीदी मेरे पास नहीं, अभी मेरे पास जुड़ी रही है। हाँ नहीं अभी जुड़ी रहूंगी, कोई नहीं, केस से नहीं जुड़ रही थी मैं तेरे साथ, वैसे भी दिल से हूँ, जब भी पानी बताए ना मिल लेना आते ही। ठीक है, हाँ दीदी बस परसों बैठी हम। चल ठीक, आते फोन कर देना फिर मुझे। ठीक है, हाँ ठीक है, परसों बैठी हम। ठीक है, ओके ओके ओके। तो देख लो भाई, एक माँ की जो ममता वो है, क्योंकि माता तो भाई भगवान का रूप हो, माँ और बाप, लेकिन इस माँ को यकीन था कि भाई उस कुलदीप ने ही मेरी बेटी के साथ यानी कि कुछ न कुछ अनहोनी की है, और बहन ने साथ दिया। और सीआईए की टीम को भी सैल्यूट है। पुलिस प्रशासन से भी हम कहना चाहेंगे कि वे इस प्रकार के केस में थोड़ा सख्ती से पेश आए और जांच जरूर करें। बहन जी, अंत में देशवासी, हरियाणा वासी, आप अपनी तरफ से, क्योंकि आप NGO भी चला रहे हैं, बहन बेटियों की सहायता भी करते हैं, हर किसी के दुख सुख में आप सदा साथ खड़े रहते हैं, क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? संदेश सिर्फ इतना ही है कि आपके चैनल के माध्यम से, जैसे आपने पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाया, बस मेरा यही है, जो केस थाने ने करना था वो CIA ने किया। जी।
टीम उनके पास भी है, उनके पास भी है, वो काम वो कर देते। दूसरी बात एक और आपके चैनल के माध्यम से कहने से बिल्कुल नहीं कतराऊंगी, कोई झूठा केस आ जाए किसी महिला का, किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करती हो या किसी के साथ हो। एक ऐसा मामला पानीपत में था, ये दिखाना काटना नहीं है। पानीपत का एक मामला झूठा था, एक महिला ने एक व्यक्ति के ऊपर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद पुलिस की टीम उसके घर कूद गई। 15 पुलिस वाले जाके, जैसे उसने झूठा ही आरोप लगाया था, 15 व्यक्ति जाके उसकी दीवार कूद के उसके घर में घुस गए। तो जब दुख होता है कि भाई जब कोई महिला किसी को ब्लैकमेल करती है या हनी ट्रैप के जो मामले होते हैं उसमें पुलिस एक्शन आती, क्योंकि एक बार डराते हैं उस तरीके से डराते हैं। रजामंदी से संबंध होते हैं, जो लड़कियां जो महिलाएं किसी लड़के के साथ रजामंदी में संबंध बनाती है, फिर उसको हनी ट्रैप में फंसाने का या फिर उसके ऊपर झूठा रेप केस, बलात्कार केस लगा देती है, वहां पर तो कहीं ना कहीं प्रशासन एकदम सख्त बिल्कुल आदेश देता है और जब छोटी बच्चियों को ना उस गंभीरता से नहीं लिया जाता। एक और बच्ची है 2015 में वो बच्ची गायब हुई थी, ऐसे ही 15 साल की। आज तक उस परिवार ने भी नीचे से लेके ऊपर तक कितनी बार वो सीएम से मिले, कोई भी प्रोग्राम होता था, आज तक उस बच्ची की डेड बॉडी नहीं मिली। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये तो मतलब ये था कि इनकी किस्मत बढ़िया थी, इस बच्ची की डेड बॉडी मिल गई, क्योंकि ये ठेकेदार था और वो फैक्ट्री का जो मालिक था। क्योंकि वहां पे पुलिस जाने लगी तो फैक्ट्री वाले को पता लगा कि भाई हमारी फैक्ट्री में तो रोज पुलिस आने लग रही है, तो उसने क्या किया, उसको वहां से भगा दिया कि तू यहां से चला जा, भाई रोज पुलिस आती है, रोज बार बार में ये चीजें होती हैं। अगर उसको मौका मिल जाता, अगर वो दोबारा उस फैक्ट्री में चला जाता और दोबारा उसको वो मौका मिलता, तो वो जो डेड बॉडी है उसको वो खुर्द फुर्द कर देता, क्योंकि वो माल उसका पड़ा था, वो अपने माल को कैसे भी उठा के ले जाता, उस बच्ची की डेड बॉडी को ले जाता और कहीं भी जाके आग लगा देता, शायद इस बच्ची की डेड बॉडी भी नहीं मिलती। लेकिन वो शुक्र है भगवान का कि उसको वो मौका नहीं मिला, कोई डेड बॉडी को खुद फुर्द नहीं कर पाया, जो कि 54 दिन के बाद ये डेड बॉडी मिली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नहीं तो वो परिवार पूरी जिंदगी ऐसे धक्के खाता रहता, तड़पता रहता कि हमारी बेटी कहाँ गई। उसको वो मौका नहीं मिला कि वो उसको खुर्द फुर्द कर दे। कोशिश उसने बहुत की, क्योंकि बाद में जब हमारी कईयों से बात हुई, वहाँ इसके चाचा से बात हुई, इसके पिताजी से बात हुई और इनके कई व्यक्ति और आके मिले थे मुझे, यही इनके वहाँ के बिहार उसके यूपी के ही हैं, वो उन्होंने बताया कि जब भी हम उनको देखने के लिए, ढूंढने के लिए जाते थे, हम उसको देखते थे कि वो व्यक्ति तब भी वहीं खड़ा है। तो बोले वो फिर आगे बताते थे कि दाढ़ में कुछ काढ़ा है, वो हमारे आगे पीछे घूमता है। पुलिस एक बार तो उसको बुला लेती थी, बिठा लेती थी, लेकिन उससे अगर सख्ती से पूछती तो वो 54 दिन नहीं लगते और उस बच्ची को 54 दिन पहले ही, भाई उस परिवार ने बहुत दुख देखे। इस बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना। देखो उसके बाद जो लड़की जिसकी डेड बॉडी डेथ सर्टिफिकेट के लिए नगर निगम के वो 1 हफ्ते तक ये परिवार चक्कर काटता रहा, उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना। उसके बाद इन्होंने फिर मेरे को कॉल कराया, भाई जी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, हमारा बना रहे। वो कभी कह रहे हैं कि फाइल बनवाओ, 21 दिन से ज़्यादा हो गया, कभी कह रहे ये हो गया, कभी कह रहे वो हो गया। मतलब जब इन्होंने मेरे को बुलाया, मैं वहाँ कमिश्नर से मिली, मैंने उनसे वो रिक्वेस्ट कराया, फिर वो कह दें नहीं बन रहा, कोई डॉक्टर बीच में आप बना ही नहीं रहे। फिर मैंने डीसी साहब को मैसेज किया, सर ऐसे ऐसे यार ये लड़की 54 दिन तक इनको न्याय नहीं मिला, पुलिस के धक्के खाए इन्होंने, आज इस बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, कि इसको सरकार से, प्रशासन से कुछ इनकी कैसे मदद हो, कैसे, क्योंकि हर जगह डेथ सर्टिफिकेट चाहिएगा, कोर्ट में भी लगाना, हर जगह लगाना, उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। डीसी साहब ने मतलब ये मान लो कि भाई ये बोल दिया था कि शाम के 5 बजे तक मेरी टेबल पे डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो परिवार 1 हफ्ते तक धक्के खा रहा था और शाम मेरे ख्याल में 4:45 बजे तो मतलब ये मान लो कि हमारे पास वो डेथ सर्टिफिकेट आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि गरीब का कोई नहीं होता भाई, कोई नहीं होता। मतलब एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ये परिवार 1 हफ्ते तक धक्के खाता रहा। वो तो आखिर में जब ये हो गया ना कि हफ्ते तक धक्के खाए, तो इन्होंने मेरे को कॉल कर लिया कि बहन जी ऐसे ऐसे रोड डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना ही नहीं रहे, धक्के खा रहे इधर से उधर। मैं गई तो मेरे को भी गुमराह करते रहे, जी फाइल बनवाओ जी, फलाने MC के साइन करा के लाओ जी, फलाने के साइन करा के लाओ जी, और डीसी साहब के आदेश से तुरंत बन गया एकदम से। बिल्कुल बहन जी। तो कहने का मतलब ये है कि भी गरीब का कोई नहीं होता भाई, ये चीज़ें देख ली। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि दुआ किसी गरीब का भला करके देखो, दुआ मिलती है। हजारों परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, किसी का परिवार ना पूछा जाए भाई रात को फ़ोन करके इतना खाना खाया के ना। ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे मतलब जिनकी छोटी छोटी बच्चियों के मैं केस लड़ रही हूँ, वो मेरे को रात को फ़ोन करके कहती मैडम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, खाना खा लिया। मतलब दिल खुश होता है कि वो परिवार मुझसे पूछता है। तो ये दुआएं हैं। दुनिया कुछ बोलती रही, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा 10 साल हो गए, पूरे 10 साल में आज तक आज के चैनल पे बोल रही हूँ,
आपके चैनल को उच्च अधिकारी भी देखते हैं, आपके चैनल को नेता भी देखते हैं, शासन प्रशासन सब आपके चैनल को देखता है। सबके चैनल पे ये बोल रही हूँ, आज तक का मेरा 10 साल का रिकॉर्ड है, कोई एक केस ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं खड़ी हुई हूँ रोज उठा पाया हूँ। कोई एक ऐसा केस नहीं है, चाहे वो महिलाओं का चाहे वो पुरुष का है। कितनी महिलाएं जो हनी ट्रैप में मैंने खुद अंदर कराई हैं, आपको तो पता, आप कई केसों में तो आपको भी पता, आपने मेरा साथ चाहे वो कि कहीं भी पानीपत की नहीं, बाहर के भी केस है, जींद का मामला था, कहीं का भी था, हर मामले में ऐसा हुआ कि मैं कोई भी केस ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैं झूठी पाई गई हूँ या किसी झूठी के साथ मैं खड़ी हुई हूँ, या किसी केस में भी मतलब मैंने हमेशा निष्पक्ष जांच करी, मैंने अपने स्तर पे की। और जब जहां मुझे ये लगा कि ये गलती है तो मैंने अधिकारियों के संज्ञान में डाला कि सर ये मामला झूठा है और यहां तक झूठा है, कहीं आज तक का रिकॉर्ड है कोई ये साबित कर दे कि सविता आर्य इस गलत व्यक्ति के साथ खड़ी थी या इस गलत महिला के साथ खड़ी थी या गलत पुरुष के साथ खड़ी थी, या कोई भी एक सिंगल केस ऐसा नहीं हुआ जिसमें गलत के साथ खड़ी हो। हमेशा एक ही बात कही है, महिला पुरुष बराबर हैं, गलत महिला भी हो सकती है, गलत पुरुष भी हो सकता है, गलत सब व्यक्ति हो सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे मामले आते हैं, ऐसे रोते हुए पुरुष आते हैं, और उनका, हालांकि मैं बेटियों के लिए काम करती हूँ लेकिन मैं बच्चियों के लिए काम करती, मैं उन महिलाओं के लिए काम नहीं करती जो महिलाएं पुरुषों को ब्लैकमेल करती हैं। और आपको एक बात और बताने, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, वो उस महिला को मैं महिला नहीं मानती जो महिला अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। और मैं हमेशा, मैंने खुद भी लेटर लिखे, खुद भी मैं अधिकारियों से मिले जाके, हम पंचकूला भी, हमने एक बात ही बोली है कि जब महिला पुरुष बराबर हैं तो जो महिला पुरुषों को ब्लैकमेल करती है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, उन महिलाओं को क्यों नहीं संबंध बनाती मर्जी से, बाद में फिर उनके ऊपर रेप के मुकदमे दर्ज कराती हैं। तो मैं कहती कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। तो हम ये नहीं है कि महिला पुरुष, हाँ, लेकिन जो मासूम बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां के साथ जो ये नशेड़ी व्यक्ति, जो इस तरीके के जो मानसिकता के लोग गलत करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा में, जब कानून बनाया फांसी का तो फांसी दो ना, एक दो को फांसी हो जाएगी या इनका एनकाउंटर कर दो उठा के, पता लग जाए कि करे ही ना किसी बेटी के साथ ऐसा। बिल्कुल। चलो भाई, देखो बहन सविता आर्य की इस कार्यों को भी सैल्यूट है। इंसानियत तो मानवता के नाते ये हर उस गरीब का साथ देती है जिसका कोई सहारा नहीं होता है। फिलहाल मर्यादित भाषा में आपने इनके कार्य को लेकर के भी 15 साल की मासूम बेटी को कानून से पहले ही भगवान ने जो न्याय दिया है, कुलदीप नाम के उस राक्षस को जेल में जो मौत दे दी गई है भगवान की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, तो अब आपने क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में रखनी है। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिनतर के साथ पानीपत से मजा भारद्वाज।